सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन की। मैंने कल भी इस पर चर्चा की थी कि मुस्लिम रिजर्वेशन को किस प्रकार से मुस्लिम या ईसाइयों में रिजर्वेशन को लेकर देश में एक मुहिम चल रही है। वो मुहिम के दोनों पहलू हो सकते हैं। पहली मुहिम तो ये है कि जो हमारे यहाँ का ऐसा वर्ग जिसको ये महसूस करवा दिया गया कि वो शोषित वंचित है, उसको ये बताया गया कि वो जाति के आधार पर शोषित वंचित है, इसलिए वो शोषित वंचित है, अपने कर्म अपने योग्यता अयोग्यता के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर। ऐसा अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक तरीके से किया था, लेकिन आज उसको खेला जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद हमें जाति व्यवस्था भारत में ख़त्म करनी थी, क्योंकि जाति व्यवस्था एंशिएंट काल में सिस्टमेटिक वैज्ञानिक तरीके से शुरू की गई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर को लेकर, और उस समय तक छुआछूत उसमें नहीं थी। केवल छुआछूत उस समय तक थी जिस समय वो व्यक्ति वैसा कार्य करता था। आज भी वैसी व्यवस्था है। हम घाट से आते हैं, किसी की अंतिम संस्कार करके आते हैं, अस्पताल से आते हैं या बाहर से आते हैं, तो हम अछूत माने जाते हैं और नहा धोकर जाते हैं। सुबह शौच करके आते हैं तो भी अछूत माने जाते हैं। बिना स्नान किए हुए घर में नहीं घुसने दिए जाते। जो लोग भी शौच के लिए घर के बाहर जाते थे, वो वहाँ ट्यूबवेल में, बाड़ी में, नहर में कहीं स्नान करके ही लौट कर आते थे। या जो नाली साफ़ करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, तो महिलाएं करती हैं, वो भी ये कहती हैं कि भाई इस समय हम अस्वच्छ हैं, इनको हमको नहीं छुआ जाना चाहिए। लेकिन ऐसी हीन भावना पैदा ना हो, इसलिए दक्षिण में पेरियार जाति के बगैर मंदिर नहीं बन सकता, ऐसा कहा गया था। या ये कहा गया था कि नींव में पत्थर पहला तो वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही लगाएगा। ये सब व्यवस्थाएं इसलिए रखी गई होंगी ताकि छुआछूत की भावना किसी के मन में ना आ जाए। लेकिन कालांतर में वो बदलता चला गया। आज वो हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। तो आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने खेला, वो जिस आधार पर खेला, हमारी जिम्मेवारी बनती थी कि हम उसको समाप्त कर देते। लेकिन हम उसको समाप्त करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि हमारे यहाँ भी आज़ादी के बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर लगातार कहते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था भारत का अभिशाप है, इसको ख़त्म करना होगा। जाति व्यवस्था खत्म ना हुई तो भारत को हम बहुत दिनों तक अक्षुण्ण नहीं रख सकते। इसलिए उन्होंने जातियों के नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से मना कर दिया था और कहा था कि जो जातियां पिछड़ी हुई हैं उसके लिए एक कमीशन की नियुक्ति होगी। वो कमीशन तय करेगा कि कौन सी जातियां अभी पिछड़ी रह गई, किसके उत्थान के लिए क्या करना है। यही कारण था कि हमने उस समय यही कारण था कि हमने उस समय जातियों को नहीं मेंशन किया था। कमीशन बनाकर जो जातियां आ सकती हैं, जो पिछड़ी हुई हैं, उनको लाना है, जो नहीं पिछड़ी हुई उनको नहीं लाना, ऐसा कुछ करने का प्रयास किया गया था। अभी ये चल रहा है कि जातियों को हीन भावना समझाकर या जो उनके मन में कुंठा बिठा दी गई पिछले 1000 वर्ष की, उस कुंठा को वेपन बनाकर उनको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहे, ऐसा करना है। इसके लिए ऑनरेबल जस्टिस अमातुल्लाह कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कह रहे थे कि कोई किसी कारणवश अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी जाति या उसका जो बैकवर्डनेस है वो कैसे चला जाएगा। यानी कि वो मुसलमान हो जाए या फिर वो ईसाई हो जाए, तो भी वो जाति आधार पर। तो सीट पर बैठकर वो कह रहे थे कि भाई ये जो संप्रदाय परिवर्तन है वो किसी कारण से हो जाए। मैंने उस पर कल डिटेल बनाया था। कर्नाटका नहीं, कर्नाटक में क्या, पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बैठीं या जो मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए सरकारें बैठीं, जिनको लगा कि मुसलमान मेरा वोट बैंक है, उन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। ओबीसी रिजर्वेशन ज़्यादातर राज्यों में मुसलमानों को है और वो देने वाली कांग्रेस थी। लेकिन SC ST रिजर्वेशन की जो अभी मैं बात कर रहा था, वो SC ST रिजर्वेशन की बात है जो डॉक्टर अम्बेडकर जिसमें जाति नहीं डालना चाहते थे, और OBC रिजर्वेशन तो डॉक्टर अम्बेडकर की खोज ही नहीं थी। इसलिए अब SC ST के रिजर्वेशन की वो मुहिम चल रही, लेकिन OBC रिजर्वेशन तो दे चुकी है कांग्रेस। कर्नाटक ने एक पहल की और वो पहल समझ में तब आई जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल आज लगातार
कोर्ट के सामने मेंशन, चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने मेंशन किया कि साहब कर्नाटक ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, आप सोचो कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन अगर हो रहा होगा तो वो 50% के अंदर ही होगा, यानी कि ओबीसी का या एससी एसटी का रिजर्वेशन कहीं ना कहीं 4% उसमें से कम करके मुसलमानों को दिया गया होगा। जबकि मुस्लिम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, जबकि मुस्लिम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम तो सही दीन में पहुँच गए हैं। या जब कहा जाता है कि तुम तो कन्वर्टेड हो, तो उनका जवाब होता है हम कन्वर्टेड जरूर हैं, लेकिन हम तो सच्चे रास्ते पर चले आए हैं, हम ट्रू गॉड के पास आ गए हैं, अल्लाह ही ट्रू गॉड है, ऐसा समझाने का प्रयास किया जाता है। तो जब सही रास्ते पर आ गए हैं तो बैकवर्ड रहे नहीं, जब बैकवर्ड रहे नहीं तो रिजर्वेशन क्यों, भारत सरकार उसका उत्थान क्यों करे या राज्य उसका उत्थान क्यों करे, ये प्रश्न सामने आता है। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन की जहाँ पर बात आई, वहाँ मुसलमान है, उसको ये मालूम है कि वो ओबीसी है। वैसे तो मुसलमानों में जातियां नहीं होती, लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर एससी भी है, एसटी भी है और मुसलमान भी है और ओबीसी भी है। ये रिजर्वेशन क्लेम करते समय मेरा कहना कल भी ये था कि जब बालाकृष्णन साहब का कमीशन बैठाया गया तो सबसे पहले तो वो ये पता करे, सबसे पूछे कि सब लोग अपनी अपनी जाति का प्रमाण पत्र कि वो कौन सी जाति से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, ये रखिए। और इसका एक सर्वे देश में होना चाहिए, ये पता लगे कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ओबीसी हैं और मुसलमान हैं, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कि एससी या एसटी हैं और मुसलमान हैं या ईसाई हैं। इससे कम से कम इतना तो पता लग ही जाएगा कि बेसिकली वो हिंदू ही थे, अब वो मुसलमान बन गए तो क्या हुआ। ये सर्वे के बाद उस पर रिपोर्टें बनाई जाएं, सरकार को लगाई जाएं और कहा बताया जाए कि भाई ये तो ट्रू रास्ते पर आ गए हैं, अपग्रेडेड मॉडल हो गए हैं, बहुत इनका उत्थान हो गया है, तो अब कहाँ बचा ये ओबीसी, कहाँ बचे या एससी एसटी कहाँ बचे। खैर वो अलग की बात है कि बालाकृष्ण कमीशन क्या कहता है। देश भर को कहना चाहिए कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि कितने प्रतिशत एससी एसटी ओबीसी हैं और जाति व्यवस्था मुसलमानों की ढूंढी जाए। इस पर सबसे पहला कमीशन बनना चाहिए कि मुसलमानों की कितनी जातियां हिंदुस्तान में हैं और उन जातियों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है, उन जातियों का अपना व्यवहारिक पक्ष क्या है, वो कौन से आराधना करते हैं, कौन सी मस्जिद में जाते हैं, कौन सी टाइप की अजान या नमाज करते हैं, कैसे वो अपने त्यौहार मनाते हैं। अब जो लोग जाति जनगणना करना चाहते हैं उनकी जिम्मेदारी और बनती है कि वो मुसलमानों और ईसाइयों की जाति जनगणना करें। जिस दिन कर लेंगे मुझे लगता है तब रिजर्वेशन की बात कही जाए तो ज़्यादा उचित होगी। एवे ही मुसलमान पिछड़ा है, उसमें ओबीसी है, उसमें एससी है, उसमें एसटी है, रिजर्वेशन कहना ठीक नहीं है और ये क्लेम भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि देखो मैं कई बेंचों के सामने सर कह चुका हूँ, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन को या 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो कर्नाटका में था वो रिजर्वेशन कर्नाटका सरकार ने ख़त्म कर दिया अपने एक ऑर्डर से और वो रिजर्वेशन उन्होंने दूसरी जातियों को दे दिया। कर्नाटका सरकार ने क्या किया, ये मुझे लगता है कि पिछले महीने की कुछ 15 दिन पहले की बात है। कर्नाटका सरकार ने अपने यहाँ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि अब कोई भी मुसलमान कर्नाटका के अंदर रिजर्वेशन का भागीदारी नहीं होगा, लेकिन वो रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस कोटा है जो सवर्णों के लिए मोदी सरकार ने 10% किया है, वहाँ पर वो इकोनॉमी के आधार पर क्लेम कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर वो क्लेम बनेगा। मैं तो उस समय भी जब 10% रिजर्वेशन मोदी सरकार ने किया था सवर्णों के लिए, तो उस समय भी ये बात पूरे देश में चली थी कि भैया सवर्णों में जो ओबीसी जो रिजर्वेशन 10% की बात हो रही, उसमें सवर्ण तो कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, उसमें सिर्फ मुसलमान और ईसाई ही क्लेम करेगा, क्योंकि मुसलमान और ईसाई ही इकोनॉमिक आधार पर कमज़ोर है। इसलिए है क्योंकि 10, 12, 15 बच्चे होते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो एजुकेशन नहीं दे पाता है, वो बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के नाम से बच्चे पैदा करता है और सोच कर रखता है कि पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन उसकी है। वो कहीं भी सरकारी मैदान पड़ा होगा, कहीं सरकारी पार्क पड़ा होगा, सरकारी सड़क पड़ी होगी, सरकारी कोई और स्थान पड़ा होगा, वहाँ पर वो कब्जा करके बैठ जाएगा। क्या है, अपने ही तो है। और ये कागज़ पत्तर अल्लाह के दरबार में नहीं चलते, ये कागज़ पत्तर तो भारत सरकार ने करके रखे हैं। अपने को तो भारत में ही रहना है, भारत से बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ तक कि भारत के बाहर से जिनको लाया जा सकता है उनको भी ले आओ। CAA का कानून केवल कुछ जातियों के लिए, कुछ धर्मों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो तो मुसलमानों के लिए भी होनी चाहिए, भले ही मुसलमानों ने संप्रदाय आधार पर पाकिस्तान मांग लिया हो। ये उनका विचार है, इसलिए बड़े बड़े धरने प्रदर्शन होते हैं। कर्नाटक सरकार ने जब इसको ख़त्म किया
तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट में आते आते समय लग जाता है। इसलिए समय लग जाता है कि जब हम फाइलिंग करते हैं वहाँ सेक्शन में या मैं कहूँ रजिस्ट्रार के पास, तो फिर उसका पहले स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद अपने को उसमें डाउट्स उनके ख़त्म करने पड़ते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो सिंगल जज की अदालत में लगता है, जिसको चैम्बर कोर्ट कहते हैं, या पहले रजिस्ट्रार की कोर्ट में लगता है। रजिस्ट्रार उसके डिफेक्ट रिमूव करवाता है, फिर भी नहीं होता तो फिर सिंगल जज सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। होते सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई भी सुनवाई 2 जजों की बेंच के बगैर नहीं होती, यानी कि सिंगल जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनता। लेकिन जो डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए सिंगल जज सुनवाई करता है। और हम ये सब जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहते हैं वो मोस्टली हाई कोर्ट के जज बनकर रहकर आते हैं, इसलिए उनको सब प्रोसीजर मालूम होता है। तो चैम्बर में जाता है, चैम्बर जजेस उसको डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद जब फाइल पूरी तैयार हो जाती तब कहीं कोर्ट में लगती। ऐसा करने में थोड़ा समय लग जाता है। अब कपिल सिब्बल साहब सीनियर एडवोकेट ठहरे, मुसलमानों का मैटर ठहरा और रमज़ान का महीना, तो वो जाकर कोर्ट के सामने उन्होंने मेंशन कर दिया चीफ जस्टिस के सामने कि साहब इस पर सुनवाई करी जाए। 3 जजों की बेंच बैठी थी। उन्होंने कहा कि भाई डिफेक्ट हैं उस पिटीशन में, मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा साहब डिफेक्ट सब रिमूव हो चुके हैं। तो कहा ठीक है, अगर डिफेक्ट रिमूव हो चुके हैं तो मैं जल्दी इस पर एक बेंच बनाता हूँ। बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए बेंच बनाकर इसको सुनवाई के लिए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कपिल सिब्बल साहब का आर्गूमेंट लगातार था कि साहब बहुत जल्दी सुन लीजिए, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। एक कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स जा रहे हैं, एक कम्युनिटी हाशिए पर फेंकी जा रही है, ज़बरदस्ती उनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया, जबकि वर्षों से उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब आप सोच कर देखिए कि जो लोग SC ST रिजर्वेशन पर हाय तौबा कर रहे हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब जो 10% EWS का रिजर्वेशन दिया है, वो रिजर्वेशन भी अब ऐसे डाइवर्ट हो रहा है। और इधर पहले से SC ST OBC का जो रिजर्वेशन था, उसमें से किसी राज्य ने 5% दे रखा, किसी ने 8% दे रखा, किसी ने 4% दे रखा, किसी ने 3% दे रखा। और कोई राज्य तो ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर मैं कहूँ तो कोई राज्य तो ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि उनके यहाँ कितने प्रतिशत OBC मुस्लिम हैं। अब वो मुस्लिमों ने OBC का कार्ड बनवा रखा है और OBC का कार्ड बनवाकर वो मेन कैटेगरी में चैलेंज कर देते हैं, OBC कैटेगरी में चैलेंज कर देते हैं। अब OBC कैटेगरी में चैलेंज करके ये संभव है कि अगर 100 लोगों ने क्लेम किया तो उसमें 20 से 25 मुसलमान हो, क्योंकि उनका कोई लिमिट नहीं है। कर्नाटक ने तब भी एक लिमिट लगा रखी थी कि 4% से ज़्यादा नहीं हो सकता OBC में। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग रिजर्वेशन कर गए और कोई कैटेगरी नहीं बना गए। कितने प्रतिशत होगा, बोले जो भी मुसलमान है OBC कैटेगरी में आता है तो फिर आए और रिजर्वेशन को क्लेम कर ले। और इसी 27% के रिजर्वेशन में अगर वो 10% 12% भी क्लेम कर लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि MY समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण है। और मुस्लिम यादव समीकरण है तो यादवों के भाई मुसलमान हो गए उनके अनुसार, और यादवों के भाई मुसलमान हो गए तो यादवों का कोटा अगर थोड़ा सा काट लेंगे मुसलमान तो क्या बुरा हो जाएगा। यादवों के बच्चे अगर सरकारी जॉब में भर्ती नहीं हो पाएंगे अपनी योग्यता के आधार पर, तो क्लेम नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है। सरकार तो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की ही थी, इसलिए कोई बहुत बड़ी समस्या की बात उनको दिखी नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जब अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है, ईसाइयों को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो फिर ये तय कर लेना चाहिए कि भारत में सभी को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और कितनी ओपन कैटेगरी रह जाती हैं ये बहुत बड़ा द्वंद्व है। इस विषय पर पूरे देश को विचार करना ही होगा। अगर इस विषय पर विचार गंभीरता से न किया गया तो ये हमारे लिए जो अभिशाप लगातार बुद्धिजीवी बताते आए हैं, ये हमारे लिए केवल अभिशाप नहीं, ये वाकई में अभिश्राप सिद्ध होने वाला है, बहुत जल्दी श्राप सिद्ध होने वाला है। इसलिए रिजर्वेशन का कैटेगरी क्या हो, वाकई में शोषित वंचित पिछड़ित कौन है, वाकई में बदतमीज़ कौन है, वाकई में वो कौन लोग हैं जो देश की प्रोग्रेस में भाग लेना नहीं चाहते, वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने देश के ऊपर लूट ज़बरदस्ती का लेकर आते हैं, वो कौन लोग हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है लेकिन बच्चा पैदा करते हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल फ्री हैं। इसलिए उन लोगों को वंचित करना आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है वंचित करना क्योंकि वो देश की पॉलिसी, जो परिवार नियोजन की पॉलिसी है, वो पॉलिसी को नहीं मानते। वो देश की जो ग्रोथ की इंडेक्स है, उस इंडेक्स को पीछे धकेल देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों को ऐसी पॉलिसी बनानी ही चाहिए जो कि ऐसे लोगों को सबक सिखाए और मेन स्ट्रीम में इनको लेकर आए। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।